गुड मॉर्निंग 11 क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल वो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसमें आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्राइमेटिव सेल्स होती हैं। इसका जो केंद्रक होता है, ठीक है, उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमेटिव सेल बोल रहे हैं। और इसमें क्या क्या पाया जा रहा था? एक तो प्लाज्मिड पाया जा रहा था, दूसरा इसमें मीजोसोम पाया जा रहा था। ठीक है, देखते हैं अब। तो यहाँ तक हमने बात करी थी कल प्रोकैरियोटिक सेल की कि ये क्या था, नीली हरी शैवाल में, माइक्रोप्लाज्मा में, सब में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो केंद्रक होता है उसमें हमने क्या देखा था कि आनुवांशिक पदार्थ तो नग्न अवस्था में होते हैं क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और एक्स्ट्रा एक डीएनए और होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम क्या बोल रहे थे? प्लाज्मिड बोल रहे थे। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें एक जो सेल वॉल होती है उसको हम मीजोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, मीजोसोम। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके जो उसमें 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती है। एक तो उसकी क्या, सेल वॉल। ठीक है, एक उसकी आपकी क्या हो गई? सेल वॉल हो गई, दूसरा राइबोसोम हो गया। तो इसके दो स्ट्रक्चर मेन है। एक तो क्या होगी आपकी सेल वॉल होगी और दूसरी क्या होगी? राइबोसोम होगी। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके कोशिका आवरण और इसके क्या क्या रूपांतर हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। ठीक है, इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, यानी कि जो इसकी सेल वॉल होगी वो 3 लेयर्ड होगी। ठीक है, जो कि क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो सबसे पहले बाहर की जो लेयर होगी उसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद वाली को बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। उसके बाद आती है आपकी जीव द्रव्य झिल्ली। तो 3 हो गए। पहला क्या बोला मैंने? ग्लाइकोकैलिक्स बोला। दूसरा क्या हो गया? आपकी कोशिका भित्ति होगी। तीसरी क्या होगी? आपकी जीव द्रव्य झिल्ली। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सेल वॉल जो बाहर उसका आवरण है, ठीक है, कोई भी चीज़ के बाहर से क्या होता है? आवरण होता है। तो इसमें 3 तरीके के आवरण है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है आपका कोशिका भित्ति और तीसरा है जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, तीनों ही जो आवरण है उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो तीनों ही मिलकर एक सुरक्षा इकाई की तरह ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इनके व्यवहार को जान सकते हैं। तो इसके आधार पर, स्टेनिंग के आधार पर, ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनात्मक, और दूसरा ग्राम ऋणात्मक, यानी कि एक हो गया आपका पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। तो 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं हमारे पास। एक हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दूसरे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो भी बच्चों हम जब बीमार होते हैं एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो इसी बेसिस पे खाते हैं कि जो बैक्टीरिया हम पे क्या कर रहे हैं? डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दी जाएगी। अगर वो नेगेटिव होंगे तो उसके बेसिस पे दी जाएगी। तो इसको हम कैसे देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव? तो इसके लिए क्या होता है कि हमने क्या करा? बैक्टीरिया को लिया और पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन सॉल्यूशन इनमें डालते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्लाइड में बैक्टीरिया ले लिया तो हमने इसमें क्या डाला? एक तो क्रिस्टल वॉयलेट डाला जो बैंगनी रंग का होता है, दूसरा हमने इसमें आयोडीन डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको स्टेन कर दिया। स्टेन मतलब कलर कर देना। फिर हमने इसको क्या करा? डीकलरेशन किया, यानी कि इसके कलर को हटाने के लिए एसीटोन और अल्कोहल का उपयोग करते हैं और प्लस इसमें वाटर ऐड करते हैं। अगर जिस बैक्टीरिया का कलर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, जिस बैक्टीरिया का कलर हट गया है
तो वो क्या हो गया, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। फिर हम उसको सैफरनिन से कलर करेंगे तो वो पिंक कलर के दिखाई देते। और जिस बैक्टीरिया का कलर नहीं हटेगा, यानी कि वो कैसा रहेगा, आपका वॉयलेट ही रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हट गया है कलर, फिर हमने उसको क्या करा है, सैफरनिन से कलर करके उसको पिंक कर दिया है, तो वो कैसा हो गया, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर से देख लेते हैं स्टेप। हमने क्या लिया, स्लाइड में हमने बैक्टीरिया को रखा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कि हमने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए क्या लिया, क्रिस्टल वॉयलेट लिया। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें आयोडीन, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट अकेले वर्क नहीं करेगा, तो उसमें हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया है। तो क्या होगा कि जिस बैक्टीरिया में क्या हो गया, परमानेंट कलर हो गया। ठीक है, जिस बैक्टीरिया में परमानेंट कलर हो गया और वो वॉयलेट कलर का दिखेगा, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। और जो हमने क्या करा, डीकलरेशन करा, किसकी हेल्प से, अल्कोहल से भी कर सकते हैं, एसीटोन से भी कर सकते हैं। तो वो डीकलरेशन मतलब उसका कलर, एक बार कलर होने के बाद वो हट गया है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया कैसा हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर हमने उसको क्या कर दिया, सैफरनिन के कलर से रंग दिया, तो कैसा हो जाएगा, आपका पिंक कलर का। तो वो इस तरीके से आपको फिर दिखाई देगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो देखिए, पहले कलर में देखिए वॉयलेट दिख रहा है। तो अभी हमने बोला था कि जिस भी बैक्टीरिया को हमने कलर्ड कर दिया और वो कलर उसका हटेगा नहीं, परमानेंट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। और जिसका कलर क्या होगा, हट जाएगा, उसके बाद हमने उसको सैफरनिन से कलर किया, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका के आवरण के आधार पर हम जो बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सारे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, इसको इस स्टेन के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है ग्राम धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, दूसरा क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो विभिन्न जीवाणुओं में, क्योंकि क्या है, बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के हैं, तो जो 3 लेयर का कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग बैक्टीरिया में क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरिया में वो अलग अलग कंपोजिशन बनाएगा। फिर आता है इसमें जीव द्रव्य झिल्लिका, यानी कि जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमेएबल होती है। आपने पढ़ा है 9th में भी, कि जैसे किशमिश को हमने क्या करा, पानी में भिगाया तो क्या होता है, वो फूल जाती है। यानी कि जो उसकी झिल्ली है वो सेमी परमेएबल है, वाटर को अंदर आने देती है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। तो ऐसी ही जो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनकी जो बाहर की झिल्ली होती है वो भी कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, और वो सेलेक्टिव होती है। ठीक है, जो भी चीज़ें उनको अंदर चाहिए होंगी उसी के लिए वो परमेएबल होगी, मतलब एक तरीके का गेट है, जो भी चीज़ें उसको चाहिए होंगी उसको इंटर अंदर करने देगी, अदरवाइज बाहर बाकी चीज़ों को वो क्या कर देगी, बाहर रोके रखेगी। ठीक है, और सेम जो झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाई जाती है। तो मतलब कि जो जीव द्रव्य झिल्लिका होती है वो चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में ही एक जैसी होती है, और जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती है वो उसको अंदर आने देती है, बाकी चीज़ों को क्या करती है, बाहर रोके रखती है। तो इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जो जीव द्रव्य झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनती है उसको मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, मीसोसोम है। पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि मीसोसोम क्या है, तो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, जो बाहर की जीव द्रव्य झिल्लिका होती है उसको ही मीसोसोम कहते हैं। और ये अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके की, पुटिका मतलब गोल हो सकती है, नलिका के आकार की हो सकती है, पटलिका पट्ट के आकार की हो सकती है। तो जैसा वो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, उसके अनुसार ये अपने रूप को क्या कर सकती है, बदल सकती है। फिर मीसोसोम का जो कार्य है वो क्या है, देखिएगा, कोशिका भित्ति निर्माण करना। एक तो क्या करेगी, जो मीसोसोम है वो कोशिका भित्ति का निर्माण करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, मतलब कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए का और ज़्यादा बढ़ाएगी, यानी कि प्रतिकृतिकरण मतलब डीएनए के जैसे ही डीएनए और बनाने में हेल्प करेगी, जिसके वजह से संतति कोशिका में वितरण में क्या होगी, वो सहायक होगी। फिर जो नेक्स्ट काम है इसका वो है श्वसन में भी ये काम करती है।
ठीक है। मीसोसोम की बात कर रहे हैं। मीसोसोम का काम क्या है, एक तो वो क्या कर रहे हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहा है, दूसरा डीएनए प्रतिकृति कर रहा है, यानी कि डीएनए को की संख्या को बढ़ा रहा है, दूसरा श्वसन में हेल्प करता है, ठीक है, और एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, और प्रोकैरियोटिक जो नीली हरित शैवाल है, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है, उनके लिए कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार में ये वहाँ पे प्लाटलेट्स यानी कि जो लवक है, हमारे हरित लवक है, उनको बनाने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। किस में, नीली हरी जीवाणु में, ठीक है, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है तो बैक्टीरिया, बट उसमें क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये किसके काम हो गए, आपके मीसोसोम के काम हो गए, ठीक है। अब तीसरा जो चीज़ आ रहा है बैक्टीरिया में, वो क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया क्या हो सकता है, या तो स्थिर भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है, यानी कि चलायमान भी हो सकता है। तो सोचिए कि जो बैक्टीरिया है, एक तो वो माइक्रोस्कोपिक है, अगर उसमें भी क्या पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, यानी कि मूवमेंट पाया जा रहा है। तो अगर वो क्या हो रहा है, मूवमेंट शो करता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, आपका फ्लैजिला यानी कि कशाभिका पाई जाएगी, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया में उनकी संख्या क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या पाया जाएगा, कशाभिका पाई जाएगी, और ये वेरी करेगा बैक्टर टू बैक्टर, ठीक है। किसी में ज़्यादा पाई जा सकती है, किसी में कम पाई जा सकती है, किसी पे सतह पे भी पाई जाएगी और किसी में एक ही भी पाया जाएगा। जैसे मैं आपको चित्र दिखाती हूँ इसमें, ये देखिए, इसमें देखिए इस बैक्टीरिया में फ्लैजिला ही नहीं है, ये वाले बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है, दूसरे वाले में क्या है, दोनों तरफ है, देखिए इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है। और इस वाले में देखेंगे तो एक ही साइड पर 4 है, और ये वाले में क्या है, पूरी होल बॉडी में ही फ्लैजिला है। तो ये क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मूवमेंट मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा, इसमें जो कोशिका आवरण है वो 3 लेयर की बनी हुई है, ठीक है। पहला लेयर क्या था, गाइकोकैलिक्स, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा जीवद्रव्य झिल्ली। फिर हमने देखा कि जो मीसोसोम है वो अलग अलग तरीके के कार्य करती है, डीएनए प्रतिकृति करती है, श्वसन का कार्य करती है, ठीक है, एंजाइम्स का निर्माण करती है, और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें हरित लवक का भी वो क्या करती है, निर्माण करती है। फिर जो जीवाणु होते हैं उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो जीवाणु गति करेंगे उसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, और अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी फ्लैजिला की जो संख्या होती है वो क्या करती है, वेरी करती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, या ऑल ओवर द बॉडी हो सकती है। तो ये क्या करती है, मेनली मूवमेंट में हेल्प करती है, और किसी किसी में चट्टानों में चिपकने के लिए भी क्या करती है, ये सहायक होती है, ठीक है बच्चों। फिर इसमें जो दूसरा आता है स्ट्रक्चर, वो है आपका राइबोसोम, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें बहुत ज़्यादा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। एक तो क्या हो गया, आपकी कोशिका आवरण पाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका वो क्या हो गया, फ्लैजिला होगा, तीसरा जो मुख्य है इसमें राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होती है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक। तो राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि या तो वो आदिकाल की जो कोशिका है, प्रारंभिक कोशिका है, उसमें भी राइबोसोम पाएगा, लेकिन कैसा पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। लेकिन जो वेल डेवलप्ड यूकैरियोट्स हैं, यानी कि हम लोग हैं, उसमें कौन सा पाया जाता है, 80S पाया जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, और प्रोटीन जो होता है उससे ही एंजाइम बनते हैं, और उससे ही पूरी जो सेल है उसकी जो क्रियाविधि है वो क्या होती है, चलती है। इसलिए राइबोसोम क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है अन्य चीज़ों में भी भाग लेता है। फिर लास्ट जो इसका टॉपिक है आपका वो है अंतःवृष्ट पिंड, यानी कि कुछ ऐसे पिंड होते हैं इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्राइमेटिव सेल है, तो इसमें हर कोशिकांग क्या है, झिल्ली के अंदर नहीं पैक्ड रहता है, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतःवृष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोशिका के अंदर पाए तो जाएंगे, लेकिन इनकी कोई भी आवरण नहीं होगा,
ठीक है। जैसे कि इनमें क्या क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट कणिकाएँ हो सकती हैं, साइनोफाइसिन कणिकाएँ हो सकती हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएँ हो सकती हैं और रसधानी, ठीक है। और अलग अलग नीले, हरे और बैंगनी कलर के प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ये देखने को मिलती हैं। मतलब कि जो अंतःपृष्ठ पिंड होते हैं, जो ये फॉस्फेट कणिकाएँ हैं या साइनोफाइसिन कणिकाएँ हैं या ग्लाइकोजन कणिकाएँ हैं, ये किन जीवाणुओं में देखने को मिलती है, नीली, हरी शैवाल में देखने को मिलेगी, ठीक है। जो और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो क्या हो गई है, आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और इसमें इस तरीके का क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा 70S प्रकार का, ठीक है, 70S प्रकार का। तो 50 और ये 30, वैसे तो 80 होना चाहिए, बट बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या हो गया आपका 70S हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम इसमें कल जब नया टॉपिक शुरू करेंगे तो हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा भी हुआ है प्लांट सेल और ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप कर लीजिएगा, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।